Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand two topics. Coulomb's law in material medium, जो कि आप काफी हद तक समझ भी चुके हो, लेकिन हमने आज इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली डिस्कस करना है. And the second topic that we will be discussing is electric flux, which is very important. Now, let us get straight into the first one. लेकिन पहले टॉपिक को समझने से पहले एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए और उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. नाउ परमिटिविटी का टॉपिक आप ऑलरेडी समझ गए हो जब हम कूलम्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे. सो आई ओनली हैव टू एक्सप्लेन द टर्म रिलेटिव एंड दिस टर्म रिलेटिव परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय टर्म एप्सिलॉन, लेकिन नीचे सबस्क्रिप्ट में हम आर पुट कर देते हैं. नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन आर or relative permittivity? It is actually the ratio of permittivity of any other medium to the permittivity of free space. So, relative permittivity is actually equal to the permittivity of any other medium. जब मैं एप्सिलॉन के साथ यहां पर कोई भी चीज पुट नहीं करता तो आप समझ लीजिएगा कि ये कोई भी मीडियम हो सकता है. So, let me write it over here. It is the permittivity of any medium. It may be water, it may be wood, it may be air, right? Divided by the permittivity of free space, because हमने पहले से ही ये डिस्कस किया हुआ है कूलम्स लॉ के लेक्चर में कि फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम तरीन है और उस कम वैल्यू के साथ हम क्या पुट करते हैं, नॉट, ताकि हमें पता चले कि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और वैक्यूम भी आप इसे कह सकते हो, राइट? इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं कि इट इज एक्चुअली एप्सिलॉन आर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम टू द परमिटिविटी विच हैव द लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि फ्री स्पेस. नाउ चूंकि हमने इसको समझ लिया है, अब हम आते हैं कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम. नाउ कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हो तो दरमियान में मुख्तलिफ मीडियम्स पुट करने से हमारे पास दोनों के दरमियान लगने वाले फोर्स पे कैसे असर होता है. सो हम ये समझना चाहते हैं, अगर इंक्रीज होता है तो बाय हाउ मच इंक्रीज होता है और अगर डिक्रीज होता है तो बाय हाउ मच डिक्रीज होता है. दैट इज समथिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन कर ले एक सिचुएशन को, इमेजिन कर ले केस नंबर 1 को, जहां पर दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं और ये उनके दरमियान फील्ड डेवलप हुआ है, लेकिन दरमियान में जो आपने मीडियम पुट किया है इन दिस, वो क्या है आपके पास, फ्री स्पेस. सो फॉर अ फ्री स्पेस इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस, दैट इज F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, because there is a free space. So मैंने क्या पुट किया है, नॉट पुट किया है, राइट, जिसकी वैल्यू आपके पास है 8.85 मल्टीप्लाई 10 is to power minus 12 into Q1 into Q2. Well, this is Q1 and this is Q2 divided by R square, where R is the distance between the two charged bodies. Now if I replace the free space with any medium, you can take any medium because मैं generally बात कर रहा हूं. So कोई भी medium मैंने लिया और इन दो charged bodies या इन दो point charges के दरमियान मैंने यहां पर put किया, जिसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर गए हैं in the Coulomb's law lecture, that was lecture number 2. So यहां पर हमें पता है कि उस medium की क्या होगी, polarization होगी. This is a medium जो कि एटम्स पे कंपोज्ड होगा और वो मीडियम जब आप इधर पुट करोगे सो यहां पर आपके पास पोलराइजेशन का फिनोमेना होगा. पोलराइजेशन मींस कि पॉजिटिव जो न्यूक्लियाइज है वो पुश करना पसंद करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव साइड एंड जो नेगेटिव साइड है वो पुश करना पसंद करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव साइड. सो दरमियान में एक और फील्ड क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द मीडियम और आपके पास
चार्जेस की वजह से जो फील्ड है वो ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है, जबकि इस मीडियम की वजह से जो फील्ड है वो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सो जब हम वेक्टर सम लेते हैं, सो रिजल्टेंट जो वेक्टर हमारे पास आता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होता है। ये रेड जो है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज हो जाए, सो याद रखिएगा दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगता है वो एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है। सो उस फोर्स ने भी डिक्रीज होना है। सो ये हम कुछ चीजें हैं जो पहले डिस्कस कर गए हैं, अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। सो नाउ द न्यू फोर्स बिटवीन द सेम 2 पॉइंट चार्जेस, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मेरे अल्फाज पे गौर करें। द न्यू फोर्स, राइट, लेट मी राइट medium in the subscript and let me write vacuum in its subscript ताकि आपको समझ आए। So the new force between the same 2 point charges separated by the same distance will be this one, that is F is equal to 1 divided by 4 pi। So देख लें dear students, अब मैंने एप्सिलॉन के साथ नॉट पुट नहीं किया, right? बिकॉज जब मैं नॉट पुट नहीं करता तो ये कोई भी मीडियम हो सकता है जो मैंने 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान इंसर्ट करवा दिया है। बाकी सब कुछ इक्वेशन में उसी तरह से है, Q1 Q1, Q2 Q2, R2 बिकॉज बाकी किसी भी फैक्टर को मैंने नहीं चेंज किया सिवाय इसके कि मैंने फ्री स्पेस को हटाकर अब उसके अंदर कुछ मीडियम इंसर्ट कर दिया है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान। नाउ लेट मी rewrite this epsilon in terms of relative permittivity। कैसे? जिस तरह से हम पहले से यहां पर डिफाइन कर चुके हैं। So permittivity of this medium will be equal to, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं so it will be equal to epsilon r into epsilon naught, right dear students? So मैं इसी इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूं, that is the new force when there was medium, or I should say when there is medium, 1 divided by 4 pi, and instead of writing epsilon, I write epsilon r into epsilon naught, and then Q1 into Q2 divided by r square। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब आप ऐसे कर लो कि एप्सिलॉन आर को बाहर से थोड़ा सा लिख दो ताकि हमारे लिए इक्वेशन को रीअरेंज करने में आसानी हो। सो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर इनटू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 divided by r square। Right? Now, let me put brackets over here। Now, जिस पोर्शन को मैंने ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवाया है, अगर आप इसको देखो तो ये वही फोर्स है जो कि इन 2 चार्ज्ड या आई शुड से पॉइंट चार्जेस के दरमियान हुआ करता था जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या था? फ्री स्पेस। Now 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. If you can look at this equation, let me call it equation number 1, right? So इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं that is F medium is equal to, this can be replaced by this. So it will be the force between the 2 point charges when there was a free space between them divided by epsilon r। This is the result that I was looking for। So यहां पर dear students summary क्या है? Summary ये है, या the bottom line is कि जो नया फोर्स है जब आपने मीडियम को इंसर्ट करवा दिया, that force is actually equal to 1 over epsilon r times of the force जब 2 चार्ज बॉडीज के दरमियान या पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या हुआ करता था? वैक्यूम। इसका मतलब ये है कि द न्यू फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय हाउ मच टाइम्स? बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स। क्यों? बिकॉज जो इनिशियली फोर्स हुआ करता था जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान वैक्यूम था, उस फोर्स को जब आप एप्सिलॉन आर पे डिवाइड करते हो, और कौन सा एप्सिलॉन आर?
इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन आर है, जब आप एप्सिलॉन आर पे उसको डिवाइड करते हो तो आपको न्यू फोर्स मिलता है, विच इज द फोर्स व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यूज ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है। जिस तरह के एयर के लिए अगर मैं यहां पर एयर पुट करूं, सो फॉर एयर द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन आर इज 1.0006। यहां पर अगर मैं एयर देख लूं तो फॉर एयर इट इज 1.0006। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि एयर अगर मैं दो चार्ज्ड बॉडीज के दरमियान इंसर्ट कर दूं, सो जो नया फोर्स होगा वो कितना टाइम्स डिक्रीज हो चुका होगा? बाय 0.0006 टाइम्स। सो इतने टाइम्स आपके पास जो है वो फोर्स क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर वाटर पुट कर दूं, वुड और मीका, एनी मीडियम, तमाम मीडियम्स के रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज जो है वो बुक में एक टेबल की शक्ल में मौजूद है, आप वहां से उसको देख सकते हो। नाउ one thing that you should know, dear students, is that epsilon r is a unitless quantity. Why? Because it is the ratio between the same two things. अगर आप देख लो, ऊपर भी एप्सिलॉन है, नीचे भी एप्सिलॉन है, right? So ऊपर जो यूनिट होगा वो नीचे वाले यूनिट्स के साथ कट जाएगा। So epsilon r is a unitless quantity. And since it is unitless, it is also dimensionless because it is a ratio between the same two quantities, or I should say it is a ratio between the two quantities having the same nature. Another information that you should know, अक्सर MCQs में आ जाता है dear students, कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो कभी भी 1 से लेस नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? वो इसलिए बिकॉज एप्सिलॉन आर इज द रेशियो बिटवीन द टू परमिटिविटीज, राइट? एंड नीचे जो आपने डिनोमिनेटर में परमिटिविटी रखी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, एंड फ्री स्पेस की परमिटिविटी की जो वैल्यू है उससे कमतरीन परमिटिविटी की वैल्यू किसी भी मीडियम की नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऊपर आपने जो भी चीज पुट करनी है वो इससे तो कम से कम ज्यादा ही होगी। सो दैट इज व्हाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू कैन नेवर बी लेस देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट? इक्वल टू तब होगा जब आप ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट नीचे से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 1 आ जाएगा। बाकी आप कोई भी मीडियम की वैल्यू उधर पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा? एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा ही आनी है। सो दिस वाज अ पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज में ये आ जाता है। ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि चूंकि फोर्स इज बीन डिक्रीज बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स, तो ये क्यों होता है? इसका मेन रीजन ये है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड when there is a medium is being decreased by how much times? By epsilon r times, right? So इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही डिक्रीज हुआ है, इसीलिए तो फोर्स डिक्रीज हुआ है, बिकॉज ये फोर्स तब लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Now, dear students, let us understand electric flux. What is electric flux? It is the number of electric field lines passing through an area placed inside an electric field. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इमेजिन करें, ये जो आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को? ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो ब्लू लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एरिया रख दूं या इमेजिन कर लो उसे, तो उस एरिया के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस या फील्ड की कितनी इंटेंसिटी पियर्स करके जा रही है, यानी उसके थ्रू जा रही है, ये जो हमें मेजर प्रोवाइड करता है, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अगेन लेट मी रिपीट द डेफिनेशन, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, this is an area placed inside the electric field. अच्छा, इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, तो उसे भी समझ लेते हैं।
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एन एरिया वेक्टर A इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे या बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हाउ इज एरिया ए वेक्टर क्वांटिटी? बट स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरिया की एक डायरेक्शन होती है। पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि पहले आपके ये कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। सो एरिया अगर मैं लूं, लेट अस से आई हैव दिस एरिया, ये मेरे पास एक एरिया है, राइट, जिसका फेस जो है वो ऊपर की तरफ है, लाइक दिस, जो मैंने अपने हैंड को यहां पर इस तरह से ओरिएंट किया हुआ है। सो एक ये एरिया हुआ आपके पास और एक बैक साइड का एरिया हुआ। सो अगर मैं इस सरफेस का एरिया मालूम करना चाहता हूं, सो द एरिया ऑफ दिस सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट्स सरफेस, द एरिया ऑफ दिस साइड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट्स सरफेस। और अगर मैं बैक साइड का एरिया मालूम करना चाहता हूं उसकी डायरेक्शन, सो द एरिया वेक्टर ऑफ द बैक साइड ऑफ माई हैंड is always normal to its surface. Normal means perpendicular. So आपके पास यहां पर क्या है कि इस साइड का जो फेस है इसका एरिया वेक्टर ऐसे है. So this is represented by a unit vector. तो अगर एरिया एक वेक्टर है, so A is a vector which will be equal to the magnitude of the area and द डायरेक्शन, जो कि यूनिट वेक्टर से जाहिर किया जाता है. और चूंकि यहां पर मैंने n यूनिट वेक्टर यूज किया है, सो यहां पर मैं n यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दैट इज मोर मैथमेटिकल डेफिनेशन. दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर A इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. चूंकि हमने एरिया को समझ लिया, अब समझते हैं. Electric flux is denoted by this letter phi and it is actually equal to E dot A. And since it is a dot product, so dot product हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान जब होता है तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? वो रिजल्ट एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी होती है. That is why dot product को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं. When two vectors are multiplied and the result that we get is a scalar quantity, then such a product of two vectors is known as dot product or scalar product, जो कि आप ऑलरेडी अपनी फर्स्ट ईयर की कोर्स में पढ़ गए हो. सो इसका मतलब यह है कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos of theta, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम A डॉट B लें, so A dot B is actually equal to AB का magnitude multiply by the cos of the angle between A and B. So यहाँ पर ये जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ये E और A के दरमियान एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. Now, another thing that I want to discuss over here, that is the dimensions of what? Of the flux. So dimensional analysis भी इसकी कर लेते हैं. Now, what will be the dimensions of the electric flux? अगर आप देख लो cos ऑफ थीटा, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस चीज है. सो E और A के डायमेंशन हमने यहां पर पुट करने हैं. व्हाट इज E? E इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट, जो हम पहले से ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. एंड A रिप्रेजेंट्स एरिया, राइट. सो इनके आप यूनिट्स लिख लो या फिर आप इसके डायरेक्टली डायमेंशंस पुट कर दो. सो डायमेंशंस मैं यहां पर पुट कर लेता हूं डायरेक्टली. सो आपके पास फोर्स की जो डायमेंशंस हैं वो है m l t पावर -2. सिमिलरली चार्ज के जो डायमेंशंस बनते हैं, सो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम. सो द डायमेंशन ऑफ करंट इज a एंड टाइम के डायमेंशंस हैं t, मल्टीप्लाई बाय द डायमेंशंस ऑफ द एरिया. एरिया का जो यूनिट है दैट इज लेंथ इनटू लेंथ. इसका मतलब है मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर. इसका मतलब यह है कि L पावर 2. और अब जब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? M अपनी जगह पर है, राइट. L और L, सो यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 2 है. सो बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे. सो इट विल बी L पावर 3, 2 + 1. सिमिलरली A जो है, जो कि करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर चला जाएगा. सो
a पावर -1 एंड t जब ऊपर जाएगा सो पावर -1 हो जाएगा एंड -1 प्लस -2 सो आपके पास बेसिस सेम हुए, पावर ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी t पावर -3, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको इनक्लोज कर लेते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, we will understand factors on which phi depends, कि फ्लक्स जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो ऑब्वियसली आपके सामने लिखा है, सबसे पहले आपके पास जिस फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा वो है नंबर 1 द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। अगर फील्ड की शिद्दत ज्यादा हो तो आप देखोगे कि फ्लक्स भी ज्यादा होगा, राइट। अगर मैं यहां पर फील्ड की शिद्दत को ज्यादा रिप्रेजेंट करना चाहता हूं सो मैं ज्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा। ज्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ करने से होगा क्या कि फील्ड की शिद्दत ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। सो द फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। नाउ द सेकंड फैक्टर ऑन विच द फ्लक्स डिपेंड्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। अगर मैं एरिया को ज्यादा करूं, अगर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एरिया को रखा है अगर वो एरिया ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला हो, उसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा एरिया मींस ज्यादा फ्लक्स। एंड द लास्ट वन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया। मतलब ये है कि हमारे पास जो एरिया है जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है उसकी ओरिएंटेशन क्या है। एंड इस ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब ये है कि फ्लक्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ E और A पे डिपेंड नहीं करती, E और A के मैग्नीट्यूड्स पे डिपेंड नहीं करती आई शुड से, बल्कि E और A के दरमियान जो एंगल है उस पे भी डिपेंड करती है। और वो एंगल तब होगा, क्या होगा, वो एंगल एक्चुअली E और A के दरमियान चेंज हो सकता है अगर हम एरिया को फील्ड के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से प्लेस करें, जो कि अभी हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमने क्या किया है, हमें एंगल क्या मिले, 0 मिले, यानी E और A के दरमियान एंगल 0 हो। और जब आपके पास ये सिचुएशन हो सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है, वो मैक्सिमम आ जाता है। सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन E एंड A इज 0 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ? नाउ इफ यू कैन सी फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज ब्लू लाइंस, और फील्ड लाइंस इस तरफ पॉइंट आउट कर रही है, और जो एरिया मैंने रखा हुआ है मैं एक्चुअली इस वाले एरिया को कंसीडर करना चाह रहा हूं। अगर आप मेरे हाथ पे तवज्जो दो सो ये वाला एरिया इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं और फील्ड लाइंस इसके थ्रू ऐसे जा रही हैं। सो इस वाले एरिया का जो डायरेक्शन है, जो यूनिट वेक्टर है, वो एक्चुअली नॉर्मल टू इट्स सरफेस है। सो लेट मी रिप्रेजेंट दैट विद द रेड। ये आपके पास हुआ एरिया का यूनिट वेक्टर, जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कस किया। सो अगर आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल टू द सरफेस मतलब एरिया वेक्टर, उनके दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री। सो जब आप यहां पर cos की वैल्यू में 0 पुट करते हो, सो cos ऑफ 0 हैपेंस टू बी इक्वल टू +1। +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द cos। सो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो एक मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। और अगर इसके बाद भी आप फ्लक्स को ज्यादा करना चाहते हो तो फिर आप या तो फील्ड की शिद्दत को ज्यादा करो या ए के मैग्नीट्यूड को, मतलब एरिया के मैग्नीट्यूड को ज्यादा करो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द केस ऑफ जीरो फ्लक्स। जब फ्लक्स आपके पास 0 हो वो तभी हो सकता है जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। बिकॉज सिंपल सी बात है, जब आप cos के अंदर 90 की वैल्यू पुट करते हो सो cos ऑफ 90 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। सो यहां पर कोई भी फ्लक्स नहीं है बिकॉज उस एरिया के थ्रू कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, बल्कि वो उसके ऊपर और नीचे जो है वो क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। सो यहां पर अगर आप देख लो, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया वेक्टर, राइट, एंड ब्लू वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दरमियान में एंगल कितना बनता है, दैट इज राइट एंगल, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री। सो दिस इज द केस ऑफ जीरो फ्लक्स। नाउ देयर इज अनदर केस जिसे हम कहते हैं नेगेटिव फ्लक्स। नाउ नेगेटिव का डियर स्टूडेंट्स यहां पर हरगिज ये मतलब नहीं है कि फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर
एक क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो सकता है, बिकॉज अगर इस तरफ जाने को मैं पॉजिटिव कहता हूं तो इस तरफ जाने को मुझे नेगेटिव कहना होगा। नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द केस, राइट। सो यहां पर आपके पास नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, जब आपके पास एंगल ई और ए के दरमियान 180 डिग्री हो। ना 180 डिग्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री का मतलब ये है कि जिस तरह से पहले केस में मैंने कहा था कि ये आप मेरा हैंड देख लें, सो इस साइड का जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर जो है वो आपको इस तरह से मिलेगा, राइट। दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस साइड। सो अगर मैं इस साइड के एरिया को कंसिडर करता हूं एंड फील्ड लाइंस आर आल्सो इन दिस डायरेक्शन, सो आपके पास एक पॉजिटिव फ्लक्स आता है और फ्लक्स होता है मैक्सिमम फ्लक्स। लेकिन अब अगर मैं ये वाले साइड का एरिया कंसिडर ना करूं बल्कि इस साइड का एरिया कंसिडर करूं, सो जब मैं इस साइड का एरिया कंसिडर करता हूं और फील्ड लाइंस ऐसी हैं, सो अभी भी फ्लक्स मैक्सिमम ही है, लेकिन अब हम इसे नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं बिकॉज अब आपने क्या कर दिया है, ये वाला एरिया कंसिडर किया है। सो आप प्रीटी मच आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं इसको एफ्लक्स कहता हूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, इनफ्लक्स, राइट। सो आप इस तरह से एक तरह से इसको समझ सकते हो। सो नेगेटिव साइन का हरगिज ये मतलब नहीं कि फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर अब हम एंगल 180 पुट करने जा रहे हैं। सो कॉस ऑफ 180 डिग्री पे आपके पास जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम ही होती है, लेकिन वो नेगेटिव टर्म्स में मैक्सिमम होती है, नेगेटिव साइड से। सो आपके पास यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। सो फ्लक्स इज नेगेटिव। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द जनरल केस, दैट इज फ्लक्स एट एनी आर्बिट्ररी एंगल। जरूरी नहीं कि एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमेशा या तो ऐसे प्लेस किया जाए या ऐसे प्लेस किया जाए। ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो किसी भी एंगल पर हो सकता है। सो एट एनी आर्बिट्ररी एंगल। नाउ एट एनी आर्बिट्ररी एंगल, आपको ये डायग्राम आपके सामने है। दिस ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एरिया को मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है। सो एरिया वेक्टर को अगर आप देख लो, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दीज आर फील्ड लाइंस। सो दरमियान में जो एंगल बनता है वो कोई भी एंगल है। सो किसी भी एंगल के लिए फिर हम यही जनरल केस यूज कर सकते हैं, राइट। और ये एंगल याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल जितना 90 के करीब हुआ उतना ही फ्लक्स में कमी आनी है, बिकॉज 90 पे फ्लक्स जीरो हो जाता है। और ये एंगल जितना ही जीरो के करीब हुआ तो फ्लक्स में उतनी ही ज्यादती आनी है, बिकॉज जीरो पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम, और जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम तो फ्लक्स भी आपके पास मैक्सिमम होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइंस को मौका मिलेगा इस एरिया के थ्रू जाने में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, in the next lecture we will understand a very important case, that is flux through closed surfaces। अगर मैं इस एरिया को लूं, राइट, जितने भी आपने अभी केसेस पढ़े वो तमाम एरियाज अगर आप देखो तो वो फ्लैट एरियाज थे। अब अगर मैं एरिया को फ्लैट ना लूं बल्कि मैं उसको क्लोज सरफेस में ले आऊं, फॉर एग्जांपल स्फीयर हो गया, राइट, क्यूब हो गया, राइट, और क्लोज सरफेस के थ्रू जो फील्ड लाइंस जाएंगी उसके लिए जो इक्वेशन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ जिसे हम कहेंगे गॉसेस लॉ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई बिलीव आप लोगों को काफी हद तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक समझ आ गया होगा, एंड आल्सो कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।